हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। आपका चैप्टर है सैलरीज वाला और उसका इलस्ट्रेशन नंबर 4 दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है। मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15/6/2022। 15/6/2022 को मिस्टर रवि नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि रिटायर हो रहे हैं। नो लॉ के सर, सही बात है, अच्छी बात है, रिटायर हो रहे हैं, अब आराम करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर्स एंड 8 मंथ्स ऑफ सर्विस, 26 साल और 8 महीने की सर्विस के बाद वो रिटायर हो रहे हैं और उनको ग्रेचुटी मिल रही है दोस्तों, रिसीव ग्रेचुटी ऑफ 15 लाख रुपीज़ की उनको यहाँ पर ग्रेचुटी मिल रही है रिटायरमेंट के समय पर। उनकी सैलरी जो थी दोस्तों, वो बेसिक सैलरी थी उनकी 50,000 रुपये पर मंथ। डियरनेस अलाउंस उनका था 10,000 रुपये पर मंथ, जिसमें कि 60% फॉर्म पार्ट करता है किसका, रिटायरमेट बेनिफिट का। ठीक है, 1% का टर्नओवर, 1% कमीशन टर्नओवर पर, और टर्नओवर सर लास्ट 12 मंथ्स का आपको दिया हुआ है 12 लाख 1,20,00,000 रुपये, 1,20,00,000 रुपीज़। ठीक है, बोनस दोस्तों दिया है 25,000 रुपीज़ पर एनम का। ठीक है सर, कंप्यूट करिए उनकी ग्रेचुटी, हमको यहाँ पर कंप्यूट करके निकालनी है। अगर वो एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो क्या उनकी ग्रेचुटी आएगी, अगर वो एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं और वो कवर्ड हैं बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट तो क्या उनकी ग्रेचुटी आएगी, तो क्या उनकी टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी आएगी। अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं जहाँ पे नहीं कवर्ड है, वो नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये 3 केसेस हमारे सामने हैं और यहाँ से हमको निकालना दोस्तों टैक्सेबल ग्रेचुटी उनकी कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ग्रेचुटी क्या होती है, ग्रेचुटी का टैक्सेबिलिटी और एग्जम्पशन वगैरह हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। आइए समझते हैं दोस्तों वो ग्रेचुटी और उसका पेमेंट ऑफ टैक्स, उसको कितना टैक्सेबल, हम कितने परसेंट उसको टैक्सेबल किया जाता है, उसकी क्या लिमिट्स वगैरह है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन। यहाँ से देखते हैं ग्रेचुटी दोस्तों क्या होती है। ग्रेचुटी होती है, ग्रेचुटी इज अ वॉलेंटरी पेमेंट जो कि एक एम्प्लॉयर करता है अप्रिसिएशन में अपने एम्प्लॉय के लिए। जब वो एम्प्लॉय उनका रिटायर होता है या फिर अगर वो सर्विस के दौरान भी ग्रेचुटी जो है वो उसको देता है, उसको ग्रेचुअस होकर, यानी कि इन 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 इस एप्रिसिएशन, उसके एप्रिसिएशन में ये काम करता है। और आज की डेट में अगर देखें तो नेचुरल पेमेंट हो गया है ये, और ये गवर्न किया जाता है बाय द ग्रेचुटी एक्ट ऑफ 1972। इसकी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इस एक्ट के द्वारा दी गई। ठीक है सर, अच्छा, अब हमको ये सब पढ़ने से अच्छा वी विल जस्ट कवर वन चार्ट, और उस चार्ट से हमको जो है वो ग्रेचुटी, क्योंकि ये एक, हम जब क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो मतलब कि हमने समझ रखा है, लेकिन एक बार रिवाइज करना आवश्यक होता है क्वेश्चन करने से पहले, वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं ग्रेचुटी जो है। ग्रेचुटी दोस्तों वहाँ पे दो पार्ट्स में दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट कि या वो सर्विस के दौरान रिसीव हुई है, या तो आप सर्विस के दौरान हो फिर आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई है, तो उस केस के अंदर पूरा का पूरा अमाउंट 100% टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि उस केस में आपको किसी प्रकार की छूट, किसी प्रकार का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर सर्विस आपको ग्रेचुटी मिली है तो। ठीक है, फिर वो किसका पार्ट बन जाएगा दोस्तों, अगर बोनस का टाइप बन जाएगा वो। अगर आप सर्विस में हो और आपको ग्रेचुटी के तौर पर आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश होकर के कुछ पैसा दे रहा है तो वो बोनस का फॉर्म पार्ट लिया जाएगा, भले उसको ग्रेचुटी नाम लिखा जाए, तो उस केस में दोस्तों उसको फुल्ली टैक्सेबल यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपके रिटायरमेंट के समय या डेथ के केस में आपको ग्रेचुटी दी जाती है तो उस केस में देखिए दोस्तों क्या होता है। उसमें पहली बात आती है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में दोस्तों आपकी जो भी जितना ग्रेचुटी का अमाउंट होगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो 100% एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। किसी प्रकार का आपको टैक्स जो है उस ग्रेचुटी के अमाउंट पे नहीं देना पड़ेगा, वो ग्रेचुटी का अमाउंट आपका एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको टेन्योर के बीच में, अपने सर्विस के बीच में मिला है, तो उस केस में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अगर आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ के केस में मिला है उस केस में क्या होगा चीज़। ठीक है, अगली बात। अच्छा, एक तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमने क्या समझा कि फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाता है, कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं लगता है अगर रिटायरमेंट के बाद मिला है। ठीक है, अदर एम्प्लॉयज़ के केस में, यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय जो है उनके केस में दो बातें आती हैं दोस्तों। पहला, या तो आप कवर्ड हो अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, या तो आप नहीं कवर्ड हो अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात, या तो आप कवर्ड हो या तो आप नहीं कवर्ड हो। किसमें सर, ग्रेचुटी एक्ट 1972 में। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर, अगर आप ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड हो उस केस में एग्जेम्पशन की जो लिमिट है, क्योंकि मैंने आपको फिर भी बताया था कि कोई भी सरकार कभी भी इनकम टैक्स आपको ये लिमिट नहीं देता है कि आप कितनी ग्रेचुटी आपको मिल सकती है, आपको रिसीवेबल की कभी लिमिट नहीं मिलेगी, आपको उस चीज़ की लिमिट दी जाएगी कि कितने पैसे तक उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी कितने पैसे तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है,
तो अगर आप ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड हो तो उस केस में दोस्तों या तो 20 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, या तो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड एग्जेम्प्ट हो जाएगा, या तो 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एवरी ईयर कंप्लीटेड ईयर इन सर्विस और पार्ट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26। और इसमें लीस्ट वाला अमाउंट हम लोग यहाँ पर लेते हैं। आपको मैं जानता हूँ दोस्तों समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं एक चार्ट हम लोग खुद बनाएंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर आप नॉट कवर्ड ऑन द ग्रेचुटी, उस केस में दोस्तों 20 लाख रुपीज एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, या हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ 10 month सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। वो होता है दोस्तों लिस्ट ऑफ ये तीनों। अब आप बोलेंगे सर ये ऊपर ऊपर का समझ में आएगा, लेकिन नीचे वाला जो आपने 2 पॉइंट बोले वो समझ में नहीं आया है। उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे और एक खुद का चार्ट बनाएंगे जिससे कि हमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। ज़्यादा अंग्रेजी उसमें लिखेंगे नहीं और समझ वाली प्रैक्टिकल वाली बात उसमें हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ओके, देखिए हम सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं दोस्तों, ग्रेचुटी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बोला गया ग्रेचुटी को आप खुद से 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। हमने बोला ओके सर, हम आपकी बात मान रहे हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। ओके सर, पहला पार्ट बोला गया कि या तो आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और अगर आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उस केस में नहीं देखा जाएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आप कवर्ड हो अंडर ग्रेचुटी एक्ट या फिर नहीं। किसी प्रकार का आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके लिए कानून बराबर लगेगा यहाँ पर, और आपको फुल टैक्सेबिलिटी लग जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर दया नहीं बरती जाएगी। लेकिन अगर आपको मिल रहा है आफ्टर रिटायरमेंट या फिर आपके रिटायरमेंट के समय या तो डेथ के केस में, वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर फिर होती हैं 2 बातें। वहां पर बेसिकली ब्रॉडली फिर 2 बातें होंगी। क्या सर 2 बातें होंगी? पहली बात आपसे की जाएगी यहां पर कि आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से एम्प्लॉय हो, यानी कि आप क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तो आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। आपसे 2 सवाल किए जाएंगे यहां पर। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उस केस में दोस्तों आपको कितना भी ग्रेचुटी का अमाउंट मिल जाए, यहां पर क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। किसी प्रकार का आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन नंबर 1010 ए है या फिर नॉट वेरी श्योर ऑफ द सेक्शन, जरूरत नहीं वैसे आपको सेक्शन याद रखने की, सेक्शन नंबर 1010 ही है। सेक्शन नंबर 1010 के अंदर आपको ये पूरा पैसा जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपके ऊपर 1 पैसे का भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यू आर एग्जेम्प्टेड। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। यहाँ पर फिर बोलेगा कि आपको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, कर लो और ज़रा डिवाइड कर लो। बोलेगा सबसे पहला आप कवर्ड हो, आपके पास है, क्या है सर, ग्रेचुटी एक्ट। फिर पूछेगा आप ग्रेचुटी एक्ट जो है हमारा 1972 वाला, उसमें या तो आप कवर्ड हो और या तो ग्रेचुटी एक्ट 1972 वाले में आप हो अनकवर्ड। या तो आप कवर्ड हो या तो आप नॉट कवर्ड हो या फिर अनकवर्ड हो। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब दोस्तों एक और पन्ना आपको ऐड करना पड़ेगा, एक पेज और ऐड करते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए थे कि या तो आप कवर्ड हो या तो नॉट कवर्ड हो। यहाँ से वापस मैं एक बार बना देता हूँ कि एक दोस्तों प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के केस में आपसे पूछा गया कि एक होता है हमारा ग्रेचुटी एक्ट 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, जहाँ पर आप या तो कवर्ड हो जाओगे और या तो नॉट कवर्ड हो जाओगे। अब वो कवरेज का क्या उसमें क्राइटेरिया है, वो क्या लॉ है, हमको पढ़ना ही नहीं क्योंकि हमारा स्कोप ही नहीं है, वो हमारा सिलेबस का स्कोप नहीं है, तो हम उसको अभी नहीं छू रहे हैं। हम अभी क्लियरली बात कर रहे हैं कि या तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि कवर्ड है या फिर नॉट कवर्ड है। चलिए, अगर कवर्ड का केस है तो उस केस में क्या होगा सर, एग्जेम्पशन यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ व्हाट, पॉइंट नंबर ए 20 लाख रुपए। पॉइंट नंबर बी एक्चुअल रिसीव्ड, और पॉइंट नंबर सी थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना होगा। क्या सर बोलता है 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन
जस्ट प्रीवियस मंथ की आपकी सैलरी क्या थी जो आपने लास्ट ड्रॉ की थी, या तो रिटायरमेंट या तो डेथ से पहले, और मल्टीप्लाई करेंगे उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, और यहाँ पर फॉर्मिंग पार्ट वाला क्राइटेरिया भी लगाएंगे। अब बोला गया सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या तात्पर्य है। आइए इसको देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, आइए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे दोस्तों सैलरी का यहाँ पे क्या मतलब है। सैलरी का यहाँ पे व्हाट डज सैलरी हियर मीन्स। इन सिंपल टर्म्स सैलरी हियर कंप्राइजेज ऑफ बेसिक सैलरी जो आपको मिलती है प्लस डियरनेस अलाउंस, और यहाँ पर हम लेंगे फुल डियरनेस अलाउंस। यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों हम लोग, फुल डियरनेस अलाउंस, यानी कि यहाँ पर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाला या रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डियरनेस अलाउंस नहीं लिया जाता, यहाँ पर फुल डियरनेस अलाउंस इस केस में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस केस में यहाँ पर फुल डियरनेस अलाउंस यहाँ पर लिया जाता है, और इन दोनों को ऐड करके लास्ट ड्रॉन सैलरी निकाली जाती है, यानी कि आपके आखिरी मंथ की जो सैलरी थी यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगला, इसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स वाला क्या क्राइटेरिया है दोस्तों। यहाँ पर आपने कितने वर्ष आपने सर्विस की है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। मान लीजिए कि आपने सर्विस किया सर 20 ईयर्स, और कुछ महीने भी होंगे, जरूरी तो नहीं सर एग्जैक्टली टाइम पे आप रिटायर हो, ऐसा जरूरी तो नहीं, कुछ ना कुछ महीने भी होंगे। मान लेते हैं यहाँ पर लिखे हैं 4 महीने, तो यहाँ पर उसको 20 ईयर्स और 4 मंथ्स को 20 गिना जाएगा। लेकिन अगर लिखा है 20 ईयर्स और 8 मंथ्स, तो उस केस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 21। यानी कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा आपकी सर्विस है तो उस केस में उसको राउंड ऑफ करके उसको एक्स्ट्रा एक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ईयर मान करके एक एक्स्ट्रा ईयर वहाँ पे ले लिया जाएगा। यानी कि अगर 7 मंथ्स 20 या 7 मंथ लिखा है तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। लेकिन अगर 20 ईयर्स और 6 मंथ्स लिखा है तो उस केस में भी 20 ही रहेगा। लेकिन अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो उस केस में उसको राउंड ऑफ कर लिया जाएगा, अगले साल के लिए उसको एक साल उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। और अगर 6 मंथ से कम है या फिर अगर 6 मंथ है तो जो मंथ्स वाला पार्ट है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों नॉट कवर्ड के केस में कि वहाँ क्या होता है। वहाँ पर भी दोस्तों यहाँ तक की बातें तो बिल्कुल सेम है कि आपको कितना एग्जेम्पशन दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ, इन सब में से जो लीस्ट होगा यानी कि सबसे कम होगा कौन सा, पार्ट नंबर ए 20 लाख रुपए, पार्ट नंबर बी एक्चुअल जो आपने रिसीव किया है, और पार्ट नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, हाफ, क्या बात करी जा रही है यहाँ पे, हाफ ऑफ व्हाट, आधा किसका, हाफ ऑफ एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड। ठीक है, अच्छा अब इस एवरेज सैलरी का क्या मतलब है, क्या यही सैलरी का मतलब, एवरेज सैलरी का मतलब भी क्या यही है क्या, बेसिक और डीए? नहीं सर, यहाँ पर सैलरी का मतलब बेसिक और डीए नहीं है। यहाँ पर सैलरी का क्या मतलब, एवरेज सैलरी का यहाँ पर क्या मतलब है, आइए एवरेज सैलरी का मतलब यहाँ पर समझते हैं। एवरेज सैलरी का मतलब होता है आप लेंगे प्रीवियस 10 मंथ्स की सैलरी को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होता है। प्रीवियस 10 मंथ्स का बेसिक पे पिछले 10 महीनों का बेसिक पे में ऐड किया जाएगा, पिछले 10 महीने के बेसिक पे में ऐड किया जाएगा प्रीवियस 10 मंथ्स का डीए, कौन सा वाला डीए, विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। पिछले 10 महीनों का डीए, पिछले 10 महीनों का बेसिक पे, पिछले 10 महीनों का डीए जो कि फॉर्म पार्ट कर रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट का, और उसमें ऐड किया जाएगा कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कितने महीनों का सर, प्रीवियस 10 मंथ्स का। इन तीनों को ऐड करके कुछ अमाउंट आएगा, उस पूरे अमाउंट को डिवाइड करेंगे 10 मंथ से, और डिवाइड करने के बाद एक अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज सैलरी। ठीक है,
अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हो पाया है तो मुझे पूरी भरोसा है, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन करने के बाद आपको जो लॉजिक मैंने बताया, जो मैंने यहाँ पे रिवाइज़ किया है क्वेश्चंस को, जो मैंने सेक्शन को जो रिवाइज़ किया है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट इसके बाद तुरंत चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको ये एकदम याद रहे और फटाफट से हमारा क्वेश्चन जो है वो निपट जाए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम यहाँ पे अपना आंसर यहाँ पे निकालने वाले हैं। एक यहाँ पर ये दिक्कत होती है। चलिए ओके, चलिए अब देखते हैं सर क्वेश्चन की क्या बात कर रहा था। क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा था कि ये हमारे पास फलान ढिमका डेटा है। अब दोबारा सब डेटा पढ़ेंगे तो अब हमको चीज़ समझ में आएंगी कि अच्छा इसका कहाँ पे यूज़ आएगा। ठीक है, मिस्टर रवि है जो कि रिटायर होते हैं 15/6/22 को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर्स और 8 मंथ्स। अब हमको समझ में आ रहा है कि सर इसको कहाँ पे लेना है, कहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना। अच्छा एक बात शायद मैंने नहीं बताई क्या, एक सेकंड, एक बात यहाँ पे रह गई थी। इस केस में दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर हमने लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, यानी कि यहाँ पर जो राउंड ऑफ वाला कंसेप्ट है, यानी कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ईयर्स को 6 मंथ्स के बाद एक्स्ट्रा ईयर मान लेना, वो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अगर यहाँ पर 20 ईयर्स और 10 मंथ्स भी लिखा है तो इस केस में भी हम 20 ही लेंगे, 10 मंथ्स एक्स्ट्रा ऐड यहाँ पर नहीं किया जाएगा, मतलब कि इसको 21 नहीं कर दिया जाएगा, उसको अभी भी 20 ही माना जाएगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ का कंसेप्ट दोस्तों यहाँ पे नहीं लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पे पढ़ के समझ में आ रहा होगा किसमें आपको राउंड ऑफ करना है, किसमें नहीं करना है, किसमें क्या करना है, समझ में आपको आ रहा है। और उनको ग्रेचुटी मिलती है दोस्तों 15 लाख रुपीज़ की रिटायरमेंट के समय। रिटायरमेंट के समय मिल रही, यानी कि एग्जेम्पशन वाला क्लॉज इसमें आ गया। अगर रिटायरमेंट के पहले मिल जाती, अगर एम्प्लॉयमेंट के समय मिल जाती तो हमको पूरा टैक्सेबल करना था, कोई हमको झंझट पालना ही नहीं पड़ता। चला, अब बेसिक सैलरी दी गई 50,000 रुपीज़ पर मंथ, डेनस अलाउंस दिया गया 10,000 पर मंथ, जिसमें कि 60% जो है वो फॉर्म पार्ट करता है रिटायरमेंट बेनिफिट का। ओके सर, कमीशन दिया है 1% ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर इन लास्ट 12 मंथ्स दिया गया है 1,20,00,000 रुपये। अगले पिछले 12 महीनों का टर्नओवर क्या दिया है, 1,20,00,000। चलिए, बोनस दोस्तों दिया गया है 25,000 रुपीज़ पर एनम, साथ में बोनस दिया गया है 25,000 रुपीज़ पर एनम। चलिए अब हमसे बोल रहा है कि आप अज्यूम करिए कि सबसे पहले तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय है और ये कवर्ड है किसके अंदर, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर। इसको मान करके सबसे पहले आप सवाल कर दीजिए। ओके सर, चलिए ये अजम्पशन मान करके कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है एंड इज ऑल्सो कवर्ड, हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई कैलकुलेटर, जस्ट अ सेकेंड। ओके गॉट इट, समझो, मिल गया। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मानेंगे कि ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी। सो पार्ट नंबर ए, प्राइवेट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, एच आर नहीं है, ग्रेचुटी रिसीव्ड। कितना ग्रेचुटी दोस्तों हमको मिली है, 15 लाख रुपीज़ हमको रिसीव हुई है। ओके, इसमें से लेस करेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10). क्या एग्जेम्पशन है सर, आइए इसको देखते हैं। वर्किंग नोट में हम इसको लिखते हैं, एग्जेम्पशन लिखते हैं। वर्किंग नोट यहाँ लिखेंगे लीस्ट ऑफ, इसमें से लीस्ट, किसमें से लीस्ट सर, पॉइंट नंबर ए, 20 लाख रुपीज़, लीस्ट ऑफ व्हाट, 20 लाख रुपीज़। पॉइंट नंबर बी, एक्चुअल रिसीव्ड, तो रिसीव हमने कितना किया है, 15 लाख रुपीज़। यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख रुपीज़। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कठिन और सबसे ज़्यादा ट्रिकी थोड़ा सा पॉइंट हो जाएगा, 15/26। क्यों सर 15/26 क्यों, क्योंकि ये कवर्ड है अंडर ग्रेचुटी, और कवर्ड अंडर ग्रेचुटी में हमने पढ़ा है कि 15 डेज सैलरी हम लेते हैं, डिवाइड करते हैं उसको नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ्स, यानी कि और नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ्स को क्या लेना है, 26 लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे सर, मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों हम इसको सैलरी से, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस विच इज फॉर्मिंग पार्ट, विच इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, फॉर्मिंग पार्ट नहीं होगा यहाँ पे, एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स के एक्सेस में हम इसको लेते हैं। अब इस केस में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर साफ साफ हम लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 26, मल्टीप्लाई करेंगे उसको सैलरी के अमाउंट से, सैलरी अभी हम निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर कितने साल से करेंगे सर, यहाँ पर दिया है कि उसने कितने साल काम किया दोस्तों, 26 ईयर्स और 8 मंथ्स। तो क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ से ज़्यादा हो जा रहा है ये, तो क्या करेंगे इसको 27 ईयर्स लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको राउंड ऑफ करना है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेचुटी के अंदर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेशन कर लेते हैं सैलरी का, जगह बचाने के लिए और समय बचाने के लिए सबसे स्पेशली मैं यहाँ पर सैलरी लिख देता हूँ।
सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं। क्या लेंगे सैलरी में, क्या लेंगे? बेसिक पे, जो लास्ट ड्रॉन बेसिक कितना, बेसिक पे कितना है दोस्तों, लिखा है 50,000 रुपीज़, और डियरनेस अलाउंस, और यहाँ पे लिखेंगे फुल डियरनेस अलाउंस, किसी प्रकार का कोई फॉर्मिंग पार्ट वगैरह वाला नहीं, पूरा डियरनेस अलाउंस, तो यानी कि 10,000 रुपीज़। तो कितना हो गया ये? 60,000। तो यहाँ पर सैलरी का अमाउंट कितना हो गया? यहाँ सैलरी का अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा? 60,000 रुपीज़। लिख देते हैं सैलरी का अमाउंट 60,000 रुपये। अब जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर कुछ आएगा, कितना आएगा? 15 इंटू 60,000 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 26, 9,34,615 रुपीज़ 38 पैसा, यानी कि 9,34,615। अब इसमें से तीनों में सबसे कम कौन सा है सर? यही वाला सबसे कम है। सो एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? 9,34,615, यानी कि अगर हम टैक्सेबल की बात करें, इसमें से लेस कर देंगे 15 लाख रुपीज़ को, तो कितना आ जाएगा? 5,65,385, 565,385। ये कितना हो गया? टैक्सेबल ग्रेजुटी। ये दोस्तों हमारी हुई टैक्सेबल ग्रेजुटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला पार्ट नंबर बी, जहाँ पर उस केस में दोस्तों जहाँ पर ही इज़ अ प्राइवेट एम्प्लॉय बट ही इज़ नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट। प्राइवेट एम्प्लॉय तो है बट नॉट कवर्ड है अंडर ग्रेजुटी एक्ट। इस केस में क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो एक काम करेंगे, यहां पर सबसे पहले लिख देंगे ग्रेजुटी रिसीव्ड, वही सेम केस 15 लाख रुपीज़। ठीक है सर, इसमें से कुछ लेस करना होगा हमको, क्या सर? एग्जेम्प्ट 10 में कितना सर एग्जेम्प्ट हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट। पॉइंट नंबर 1 कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? या तो 20 लाख, यहाँ लिखेंगे लीस्ट ऑफ 20 लैक्स। पॉइंट नंबर बी एक्चुअल कितना है? 15 लाख। और पॉइंट नंबर सी, अब यहाँ वाला पॉइंट नंबर सी क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ व्हाट? एवरेज सैलरी इनटू हाफ ऑफ एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर कंप्लीटेड, कितने साल इन्होंने कंप्लीट किए हैं वो हम यहाँ पे लेंगे। हाफ ऑफ एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। सबसे मेन कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाता है एवरेज सैलरी का। तो आइए सबसे पहले हम लोग एवरेज सैलरी को कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है दोस्तों? एवरेज सैलरी इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज सैलरी को? प्रीवियस 10 मंथ्स का बेसिक पे। तो अगर लास्ट ड्रॉन बेसिक पे 50 जा रहे हैं और पहले कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दिया, तो हम क्या मान लेंगे कि प्रीवियस 10 महीने का भी यही था, तो 50,000, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, 50,000 इंटू 10 महीने यानी कि 5 लाख रुपीज़। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐड करेंगे प्रीवियस 10 मंथ्स का डियरनेस अलाउंस, कौन सा वाला? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि कितना दिया हम लोग को दिया दोस्तों? 10,000 रुपये दिया है, 10 महीने का लेना है, लेकिन 60% ही इसका लेंगे, क्योंकि 60% इज फॉर्मिंग पार्ट, यानी कि खाली 40% इसका लेंगे। या तो हम ऐसे लिख लें या तो ऐसे लिख दें, सबसे और आसानी से समझना है हमको। तो 10,000 माइनस 60% इंटू 10, तो कितना हो जाएगा ये? 10,000 माइनस 60% इंटू 10, 40,000 रुपये। इंटू 60% हो जाएगा ये, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंटू 60%, 10,000 इंटू 60% इंटू 10, यानी कि 60,000 रुपये। सॉरी, ये गलती हो गई थी कि यहाँ पे हमने 40,000 ले लिया था। जो कि फॉर्म पार्ट करता है रिटायरमेंट का, उसी पार्ट को लेना है, जो फॉर्म पार्ट नहीं कर रहा है उसको नहीं लेना है। तो उसमें 60% इस फॉर्मिंग पार्ट, तो हम लोग 60% यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो 40% नहीं लेंगे दोस्तों, 60% लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 60% हमको लेना है, 40% हमको नहीं लेना है। 60% जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। इसमें कुछ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे सर? परसेंटेज कमीशन
ऑन टर्नओवर कितने महीनों का, 10 मंथ्स का। तो यहाँ पर हमको दिया दोस्तों 12 महीनों का, कितना दिया है, 1,20,00,000 के ऊपर 1%, 12 महीने का कितना दिया है, 12 महीने का। तो हमको कितने का निकालना है, हमको दोस्तों निकालना है 10 महीने का। सो इसको डिवाइड करेंगे हम 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से, तो कितना आ जाएगा ये आएगा 1,20,00,000 इंटू 1% इंटू 10 डिवाइड बाई 12, 1,00,000 रुपीज़। सो ये कितना हो जाएगा, 6,60,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे 10 मंथ से ताकि हमारे पास एवरेज आ जाए। तो 10 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 66,000 रुपीज़। ये हो गया आपका एवरेज सैलरी। उसके बाद तो क्वेश्चन मक्खन हो जाएगा, उसके बाद और कुछ करना नहीं है हमको। 12 इंटू 66,000, 1/2 इंटू 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, यानी कितना साल हम यहाँ पे लेंगे, 27 नहीं केवल 26, क्योंकि 8 महीनों को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तो 60,000 इंटू 28 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8,58,000 रुपीज़, 8,58,000। तो सबसे छोटा इसमें सबसे लीस्ट कौन सा है, 858 है। तो यहाँ से 858 को हम डिडक्ट कर देंगे, यानी एग्जाम्पशन माइनस कर देंगे। सो टैक्सेबल ग्रेचुटी कितना हो गया, 15 लाख लेस 8,58,000, 6,42,000 रुपीज़, 6,42,000 रुपीज़ आपका टैक्सेबल ग्रेचुटी हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा, लास्ट वाला जो पार्ट बचा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वहाँ पे हमको पता, हमको क्या करना है, हमको लिखना है कि कितना ग्रेचुटी मिली, यानी कि 15 लाख रुपीज़ मिली है। लिखेंगे लेस करेंगे एग्जेम्प्ट, और एग्जाम में पूरा का पूरा 15 लाख रुपये लेस कर देंगे, टैक्सेबल हो जाएगा निल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रेचुटी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस देवांशु साइनिंग ऑफ। जय हिंद।